इक्विपार्टीशन थ्योरम आती है कि वो पढ़ानी पड़ेगी? इक्विपार्टीशन थ्योरम अच्छे से कर लेते हो? तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हम लोगों ने 4 लिखी हैं, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक। आइसोकोरिक में होता क्या है? आइसोकोरिक में होता क्या है? वॉल्यूम इज हेल्ड कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। उस प्रोसेस के दौरान हम वॉल्यूम नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर किसी प्रोसेस के दौरान सिस्टम की वॉल्यूम नहीं चेंज होती तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक। यहां मतलब डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर नहीं चेंज होता, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। डीटी का मतलब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, ये जीरो होता है। कांस्टेंट है मतलब टी फाइनल और टी इनिशियल सेम है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। आगे समझ में आएगा। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? डीपी इक्वल टू जीरो, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू जीरो। और एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या होता है? मतलब हीट इज कांस्टेंट, हीट इज कांस्टेंट, मतलब Q इज इक्वल टू जीरो। आगे सबको डिस्कस करेंगे, आगे सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सब डिस्कस करके सब डिस्कस होंगी। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट होती है, मतलब Q इक्वल टू जीरो। चले आगे देखें। देखो चीजें कनेक्ट होने लगेंगी धीरे धीरे, धीरे धीरे सब चीजें कनेक्ट होने लगेंगी, सब चीज का यूज आएगा। जो जो अभी तक पढ़ा है वो सब कनेक्ट होंगी। आप बस मेरे साथ जुड़े रहो, मजा आने लगेगा। अपने पास मैं अगला तुम्हें एक चीज पढ़ा रहा हूँ, वो कनेक्ट हो जाएगी। इसकी जरूरत क्या पड़ी? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैम का फेवरेट है, यहां से सवाल देता ही देता है, हर साल देता है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वो कहता है, वो कहता है, ध्यान से सुनो, कहता है एक सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी होती है। एक सिस्टम है, मान लो, इसके अंदर कितनी एनर्जी है, सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। उसको डिनोट किससे करते हैं? यू। सो कहता है यू किसके बराबर होता है? इंटरनल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी सिस्टम की इक्वल टू सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैं सब चीज वैसे बता रहा हूं जल्दी जल्दी, नहीं तो काफी समय लगेगा। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, वो किसके बराबर होती है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्लस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। आगे क्या कहता है इक्विपार्टीशन थ्योरम कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की वो क्या होती है? बदलती रहती है। दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट। तो इसको आगे क्या लिखता है कि इंटरनल एनर्जी U, एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर होती है, U जीरो का मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर प्लस UT क्या है, काइनेटिक एनर्जी। The part of internal energy which is temperature dependent, this is the part of internal energy which is temperature dependent, and this is the part of internal energy which is potential temperature independent, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब इस काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर डिपेंडेंस, इस काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर डिपेंडेंस कौन बताता है, कौन बताता है, इक्विपार्टीशन थ्योरम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल एनर्जी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो काइनेटिक एनर्जी है उसे हमने यूटी लिख दिया, यूटी मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस को कौन बताता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डिपेंडेंस कौन एक्सप्लेन करता है, किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर डिपेंडेंस, किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर डिपेंडेंस कौन बताता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यहां से सवाल देता ही देता है जयमल, फिक्स्ड है, 1 या 2 नंबर का यहाँ से सवाल मिलता ही मिलता है, हर साल मिलता है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और फिर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइप की होती है, 3 टाइप के मोशन होते हैं, ये मोशन से डिपेंड होती है। काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है, अराइजेस ड्यू टू मोशन, सिस्टम के मोशन के कारण आती है। 3 टाइप के मोशन होते हैं, तो 3 टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है। एक तो क्या होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है वाइब्रेशनल होता है। इसका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ आरटी, हाफ आरटी है, ये क्या है, पर मोल, पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस इज ट्रांसलेशनल, दिस इज द ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन टू द काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मतलब एक मोल, सिस्टम का एक ही मोल होना चाहिए जो तुम्हारा सिस्टम है। सिस्टम आइडियल गैस हो सकती है, वो सिस्टम तुम्हारा रियल गैस हो सकती है। सिस्टम का पर मोल, एक मोल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आगे बात करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत जरूरी है, अच्छे से सीख लो इसको। पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का टोटल काइनेटिक एनर्जी की तरफ। आगे कहता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है, ये भी होता है हाफ आरटी। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बदलोगे सो कंट्रीब्यूशन भी बदलता रहेगा। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। सो इस एनर्जी की यूनिट किस पे डिपेंड करेगी, आर की यूनिट पे। आर तुम अगर जूल वाला रखोगे सो ये एनर्जी भी किसमें आएगी, जूल में। आर लीटर एटीएम वाला रखोगे तो लीटर एटीएम में आएगी। पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी क्या है, पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। डीओएफ क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना कहता है इक्विपार्टीशन थ्योरम, वो कहता है इट इज इक्वल टू आरटी। दिस इज आल्सो पर मोल
पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हाफ केटी। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कंट्रीब्यूशन क्या है, हाफ केटी, ये है केटी। ये कब है, ये क्या है, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये पर मोल है, एक मोल का है। एक मॉलिक्यूल का क्या होता है, कैसे निकालते हो, आर को डिवाइड बाई एन कर देते हो तो के हो जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना। पर मॉलिक्यूल अगर पूछे, एक मॉलिक्यूल, सिस्टम का एक मॉलिक्यूल कितनी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रखता है, एक मॉलिक्यूल पूछे तो ये होगा कंट्रीब्यूशन। दिस इज आल्सो पर मॉलिक्यूल। अरे क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के क्या होता है, आर अपॉन एन। ये क्या था तुम्हारे पास, हाफ आरटी क्या था, पर मोल, एक मोल का था, एक मॉलिक्यूल का निकालना तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे, एन। और आर अपॉन एन क्या होता है, के होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस इज आल्सो पर मॉलिक्यूल, पर मोल का नहीं है, दिस इज पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या हो जाएगा, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां तक बात समझिए, ये बोल रखा है, ये याद रखने पड़ेंगे, बस यही बात ध्यान रखनी है, बाकी सब हो जाएगा। आगे चले। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कोई बता सकता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? गलत तो नहीं बोल दिया मैंने कुछ? ठीक है, तो देखो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पर मोल, मतलब एक मोल की टोटल काइनेटिक एनर्जी है पर मोल, इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बोलो हाफ आरटी। ये एक मोल की थी, ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन, ट्रांसलेशनल एनर्जी थी, लेकिन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। सो टोटल अगर एक मोल की निकालनी है तो इसे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ये क्या था, दिस इज ट्रांसलेशनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल रहा हूं, मतलब एक ही मोल के लिए निकाल रहा हूं, पर मोल का मतलब एक ही मोल के लिए निकाल रहा हूं, लेकिन ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी एनर्जी थी। सो टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होगी बोलो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। एफटी क्या है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आगे हम बात करेंगे, प्लस इसी तरीके से टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो क्या हो जाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था बोलो, रोटेशनल वाले का हाफ आरटी, दिस वाज पर मोल। ठीक है, पर मोल के लिए मैंने क्या दिया, क्योंकि मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी भी एक मोल के लिए निकाल रहा हूं, पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन एक मोल के लिए टोटल अगर रोटेशनल एनर्जी निकालनी है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और प्लस आरटी इंटू एफ वी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो जाएगा। ये एफ टी क्या है, दिस इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या है, एफ आर क्या है, नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एफ वी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम।
नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूं भाई? हाफ आरटी क्या था? हाफ आरटी क्या था बोलो? दैट वाज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट वाज ट्रांसलेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहा हूं तो क्या होगी? टोटल टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी है? ट्रांसलेशनल कितनी है? हाफ आरटी होती है अगर 1 मोल गैस और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। लेकिन मेरे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। तो मैं क्या कर देता हूं, 1 मोल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं हाफ आरटी दैट वाज कंट्रीब्यूशन पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको मैं एफ आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम? व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? ऑल द पॉसिबल टाइप ऑफ मोशंस, ऑल द पॉसिबल मोड्स ऑफ मोशन। तो मैं एफ टी की बात करूं, एफ टी क्या है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्या होता है? फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स, मतलब सिस्टम में कैसी भी गैस हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, मीथेन हो, अमोनिया हो, मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, सबके लिए फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होती है। क्यों 3 होती है? क्या तुम्हारे पास वो ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन में भी कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी कर सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे जैसा हो, मोनो एटॉमिक हो तब भी एक्स में ट्रांसलेट करेगा, ट्राई एटॉमिक ऐसा हो तब भी एक्स में करेगा, वाई में भी जाएगा, जेड में भी जाएगा। सो तुम्हारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो, दुनिया का कैसा भी मॉलिक्यूल हो, हर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होती है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, ठीक है ना? चाहे कैसा भी मॉलिक्यूल हो, फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स ये कितना आती है? 3 होती है हमेशा। एफ आर की बात करूं, एफ रोटेशनल। अब इसमें केसेस आते हैं, इसमें केसेस आते हैं, इधर 3 केस होते हैं। यह है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ आर क्या होता है? एफ आर इक्वल टू 0 हो जाएगा रोटेशनल व्हेन द गैस या सिस्टम इज एन मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। अगर वो मोनो एटॉमिक गैस है सो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एफ आर क्या होता है? 2 होता है फॉर डाई एटॉमिक गैस। अब समझाने का समय नहीं है, नहीं तो मैं तुमको एक एक को समझाता, तुम्हें ध्यान ही रखना पड़ेगा। अभी इतना कर लेंगे कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? तुम्हारे पास 2 होती है फॉर डाई एटॉमिक गैस, या फिर कोई भी लीनियर गैस है, लीनियर गैस। डाई एटॉमिक गैस हमेशा लीनियर होगी, चाहे तुम ऐसे बना दो, अरे ये तो लीनियर ही है, चाहे ऐसा बना दे लीनियर ही है, चाहे ऐसा बना दो लीनियर ही है, या फिर कोई भी लीनियर गैस। लीनियर गैस, लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? या लीनियर मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर है। जैसे अगर मैंने CO2 बोला तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, कैसे मालूम चला? हाइब्रिडाइजेशन sp है। सो अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल मौजूद है, अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, सो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो हमेशा लीनियर होंगे। सो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो या कोई लीनियर मॉलिक्यूल हो तो उसकी क्या होगी? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। लीनियर होगी कि नहीं वो कैसे देखोगे? वो मॉलिक्यूल लीनियर होगा कि नहीं होगा? बोलो, आता है देखना, लीनियर होगा कि नहीं होगा? लीनियर देख लोगे कि नहीं?
केमिकल बॉन्डिंग में खूब किया है, कौन से मॉलिक्यूल लीनियर होंगे, कौन से मॉलिक्यूल लीनियर नहीं होंगे। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाती है फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। कोई भी अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर दुनिया का कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें एग्जांपल लिख लो लाइक H2, मोनोएटॉमिक में हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ऐसा कुछ दिया हुआ है, मोनोएटॉमिक गैसेस है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। H2 बोल दिया तो डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक हमेशा लीनियर है। N2 बोल दिया तो डाइएटॉमिक हमेशा लीनियर है। CO बोल दिया तो डाइएटॉमिक हमेशा लीनियर है। CO2 बोल दिया तो ये भी लीनियर है। ये ट्राइएटॉमिक है लेकिन लीनियर है तब भी। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, दो डंडे पे दो लोग लगाने तो लीनियर हो जाएगा। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल लाइक मीथेन, लाइक अमोनिया, लाइक SO3, लाइक SO2, कोई भी अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, मतलब उसका शेप अगर नॉन लीनियर है, तो उनकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। क्या बात समझी? ये सब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स है, जो भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देखो अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये FV क्या है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो इसको देख के इस तरीके से याद नहीं किया जा सकता कि कितनी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, कितनी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत टाइप के होते हैं। कुछ बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं, कुछ वाइब्रेशन ऐसी होती है स्ट्रेचिंग, और ये सब बहुत टाइप की वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता कि किसी मॉलिक्यूल में कितनी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, इस तरीके से याद नहीं कर सकते। मैं तुम्हें समझा सकता था क्यों 3 हुए, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम ध्यान रख रहे हैं अभी जल्दी जल्दी। ठीक है ना भाई? चाहे ध्यान रखो चाहे समझ के जाओ, क्वेश्चन हो ही जाएगा, आसान सा ही आएगा। तो ये हम नहीं बता सकते कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मॉलिक्यूल में कितनी है, लेकिन हमें क्या मालूम होता है? हमें क्या मालूम होता है? वी नो द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितनी डिग्री ऑफ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है वो हमें मालूम है, और वो कितनी होती है? 3n, जहां n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है? जैसे अगर मैंने मीथेन बोल दिया है, सो n कितना लेना है? बोलो 5, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, टोटल नंबर ऑफ एटम। वाटर अगर बोल दिया है, सो n कितना हो जाएगा भैया? 3। बच्चा सिर्फ साइड एटम को गिन लेता है, नहीं भैया सबको गिनना। ठीक है ना भाई? बेंजीन बोल दिया है, बेंजीन अगर बोला है, बेंजीन बोला है तो भैया ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ये प्लेनार है, लेकिन हमें प्लेनार से मतलब नहीं है, हमें लीनियर है कि नहीं, ये लीनियर नहीं है। ये बात बहुत क्लियर रखो, एग्जाम में बहुत बार आया है। तो क्या हो गया तुम्हारे पास? C4H4, इसमें क्या हो जाएगा? n इसका कितना लोगे? 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, तो n क्या हो जाएगा? 12। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम उस मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं। ठीक है ना भाई? तो अब मेरे को क्या मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मॉलिक्यूल में क्या होते हैं? 3n, जहां n टोटल नंबर ऑफ एटम है उस मॉलिक्यूल में, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद है। अब देखो मेरे को क्या मालूम है कि FT मतलब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होता है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज 3n। 3n कैसे? 3n, यहाँ n क्या? टोटल नंबर ऑफ एटम। सो मेरे को हर किसी के लिए मालूम है, हर किसी के लिए मालूम है कि भैया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से क्या हो जाएगी? 3n माइनस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये हर मॉलिक्यूल के लिए मालूम है कितना होता है? 3 माइनस f रोटेशनल। वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है मुझे मालूम है। सो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम।
यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उन तीनों केसेस में हम अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। उन तीनों केसेस में हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। बोलो कोई समस्या है क्या? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होनी चाहिए? 3n। सो टोटल क्या है? f ट्रांसलेशनल प्लस f रोटेशनल प्लस f वाइब्रेशनल। सो f वाइब्रेशनल क्या हो गया? 3n, मतलब टोटल माइनस f ट्रांसलेशनल माइनस f रोटेशनल। f ट्रांसलेशनल ऑफ f रोटेशनल मेरे को तो मालूम ही है हर केस में। यहां से सवाल आएगा ही आएगा, हर साल आया है। चले आगे। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वही 3 केस है। अगर मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस बोल दिया इसका मतलब N1 हो गया है। मोनोएटॉमिक मतलब एक ही एटम है उस मॉलिक्यूल। अरे यार मोनोएटॉमिक गैस N मतलब 1 है। तो तुम्हें क्या मालूम था? F वाइब्रेशनल इक्वल टू 3n माइनस, इस केस में मोनोएटॉमिक गैस है तो बोलो F ट्रांसलेशनल कितना होगा? F ट्रांसलेशनल माइनस F रोटेशनल। इस केस में F ट्रांसलेशनल कितना है? 3 है। दुनिया के हर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। F रोटेशनल कितनी है? बोलो 0। तो यहां से F वाइब्रेशनल क्या हो जाएगा? N की जगह 1 रखा, N की जगह क्या रखो? 1 रखो तो 3 हो गया। 3 माइनस 3 माइनस 0। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो गई? 0। सो एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 0। अगला केस क्या था? लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल। सो लीनियर मॉलिक्यूल में FV क्या हो जाएगा भैया? टोटल कितनी है? 3n। अब लीनियर मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक भी हो सकता है, ट्राई एटॉमिक भी हो सकता है, 4 एटॉमिक भी हो सकता है, समझ रहे हो ना? तो n की वैल्यू पुट कर लेना डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने एटम है? अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा? माइनस F ट्रांसलेशनल माइनस F रोटेशनल। F ट्रांसलेशनल लीनियर मॉलिक्यूल दुनिया के हर मॉलिक्यूल के लिए 3 है, F रोटेशनल लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 है। सो F वाइब्रेशनल क्या हो जाएगा? 3n माइनस 5। क्या हो जाएगा? 3n माइनस 5। n क्या है? नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन दैट मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एटम इन दैट मॉलिक्यूल। क्या बात समझ रही है आपको? अरे यार अच्छा, अगर बोलो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया होता तो n की जगह क्या रख देते? अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता तो लीनियर ही होता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लीनियर। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लीनियर। तो n की जगह 2 रख देते तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाती? 1। n की जगह 2 रख देते तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाती। आर यू गेटिंग इट? इसका यूज बहुत आएगा जब मैं तुम्हें और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी कराऊंगा। ये टेबल बहुत यूज आएगी। और थर्ड केस क्या था? अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा, अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो बोलो FV किसके बराबर है? 3n। 3n क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस FT। चाहे वो लीनियर हो, चाहे मोनोटॉमिक हो, चाहे ट्राई हो, तो हमेशा 3 है। बस ध्यान रखना है अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो आता है। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 3n माइनस 6। टोटल नंबर ऑफ एटम, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम। क्या बात समझी?
चलिए तो टेबल बना लो, ऐसी जरूरत नहीं है, तो सब सीख ही गए हो। कुछ भी बना लो, यहाँ मॉलिक्यूल लिख लो, सिस्टम या मॉलिक्यूल। मैंने दिया है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक गैस है इधर, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लाइक हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, कुछ हो गया। तो इसकी मैं यहां लिख रहा हूं क्या, इसकी मैं यहां लिख रहा हूं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां मैं लिख रहा हूं क्या, ट्रांसलेशनल एनर्जी पर मोल लिख रहा हूं, सब पर मोल बता रहा हूं, एक मोल के लिए। पर मॉलिक्यूल होगा तो आर की जगह क्या आ जाएगा, केटी। अगर पर मॉलिक्यूल पूछेगा तो आर की जगह क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यहां मैंने लिखा एफ रोटेशनल, इधर रोटेशनल लिख दिया, इधर मैंने क्या लिख दिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल। इधर मैंने क्या लिख दिया, एफ वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां लिख दिया मैंने वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इधर मैंने क्या लिख दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी। नाम लिख दिया टोटल इंटरनल एनर्जी यू, टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है भैया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो मोनोएटॉमिक गैस है, अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। सो ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए पर मोल के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आरटी। लेकिन है ट्रांसलेशनल काइनेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 1 के लिए हाफ आरटी, सो 3 के लिए क्या हो जाएगा 3/2 आरटी, 3 के लिए क्या हो जाएगा 3/2 आरटी। रोटेशनल कितनी होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, सो ये भी 0 हो गया। वाइब्रेशनल अभी निकाली थी, कितनी आई थी 0, सो ये भी 0 हो गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए 3/2 आरटी। सो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू नॉट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3/2 आरटी, कितनी है 3/2 आरटी। इसी को आगे मैं यूज करके सीवी निकालूंगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को यूज करके हम क्या निकालेंगे, टोटल इंटरनल एनर्जी को यूज करके। उधर लिखा है टोटल काइनेटिक एनर्जी, फिर उधर टोटल इंटरनल एनर्जी। अभी मैंने बात की थी टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। U0 पोटेंशियल एनर्जी, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। U0 इज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अरे बुढ़बा, आर की जो यूनिट रखोगे उसी पे डिपेंड करेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है। आर अगर जूल वाला यूज करोगे सो टोटल काइनेटिक एनर्जी जूल में आ जाएगी। आर अगर लीटर एटीएम वाला यूज करोगे सो टोटल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ही है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ही है, इट इज नथिंग एल्स, इट इज एनर्जी ओनली। आगे चले, आगे चले, अभी खूब सवाल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगला केस में लीनियर मॉलिक्यूल ले लेता हूं, लीनियर मॉलिक्यूल।
लीनियर मॉलिक्यूल में मैं पहला केस क्या लेके चल रहा हूं, केस 1, कि वो लीनियर मॉलिक्यूल डाइएटॉमिक हो। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा लीनियर है। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल को कोई नॉन लीनियर नहीं बना सकता। क्या नॉन लीनियर बना सकते हो? लाइक मैंने एग्जांपल क्या ले लिया, C2 ले लिया, H2 ले लिया, N2 ले लिया, O2 ले लिया, ये सब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें केस 1 किया हम लोगों ने, ये केस 1 है। लीनियर अगला केस है लीनियर मॉलिक्यूल का, और लीनियर में भी मैंने कौन सा ले लिया, एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया। आई हैव टेकन एन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो इस सिस्टम के लिए कितनी ट्रांसलेशनल और डिग्री ऑफ फ्रीडम है? कोई भी सिस्टम हो उसकी 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगी बोलो? 1 मोल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन कितना है? इक्विपार्टीशन थ्योरम ने बोला था क्या होता है, हाफ आरटी। सो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो क्या हो जाएगा? 1 मोल के लिए कितनी होगी? 3/2 आरटी। बोलो इस केस में रोटेशनल कितनी थी? 2। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी रोटेशनल कंट्रीब्यूशन होता है? हाफ आरटी। सो 2 के लिए क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू हाफ इंटू 2 आरटी, दैट इज आरटी, 1 आरटी। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? केस मैंने क्या लिया है? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। केस किसका लिया है? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। ये उधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है। केस हम लोगों ने लिया है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। लीनियर में भी डाइएटॉमिक का केस ले लिया है। सो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो कितनी हो जाएगी? डाइएटॉमिक है मतलब n इक्वल टू 2 है। टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3n-5। n की जगह 2 रख दिया, n की जगह क्या रख दिया हम लोगों ने? 2 रख दिया। बोलो बुड़बक, तो 1 हो जाएगा। आज बाकी लोग बैठे नहीं है क्लास में। 1 इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? 1 आरटी। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1 आरटी होता है, एक ही है। सो क्या हो गया? आरटी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भैया? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। 3/2 + 1 + 1, 3/2 + 2 कितना हो गया? 3/2 + 2 कितना हो जाएगा? बोली मेरे 7/2 RT ना सर? 7/2 RT. So total internal energy U naught, this is potential energy plus kinetic energy, 7/2 RT हो जाएगा। 7/2 RT। लीनियर मॉलिक्यूल में ही मैं केस सर हाँ सर इसी में एक्चुअली और एक केस आता है ना, मतलब लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एक्टिव नहीं होता, तो अभी 5/2 RT आएगा ना? हाँ वो बताऊंगा मैं आगे, कब लेना है वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन कब नहीं, आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी बताता हूँ। हाँ सर, हाँ अभी तो टोटल निकालने सीख रहे हैं, फिर हम देखेंगे कब वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन लेना है, कब नहीं लेना है। वो क्वेश्चन बताएगा लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, केस 2 क्या ले रहा हूं मैं? केस 2 में ले रहा हूं लीनियर मॉलिक्यूल ही है, लेकिन वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दैट इज एन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CO2, लाइक HCF2, ये भी लीनियर ही है, HCF2 भी लीनियर ही है। तो अपने पास ट्राई एटॉमिक तक ही कराऊंगा, बाकी तुम्हें इनकी वैल्यू रख लेना। सो बोलो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 RT। अब नहीं बोलूंगा, देखो जब लीनियर होता है तो 2 ही लेना, चाहे एटम कितने भी हो, चाहे डाइएटॉमिक हो चाहे ट्राइएटॉमिक हो। लीनियर मॉलिक्यूल है सो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही लेनी है। ये भी कितना हो जाएगा? 1 RT। ये कितना है भैया? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी इस केस में? 3n-5। अब n कितना है इस केस में? देखो दिस इज ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, 3 एटम है, 2 और 1 3। तो क्या हो जाएगा? n की जगह 3 रखोगे तो 3n9, तो ये 4 RT हो जाएगा। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3/2 RT plus RT, that is 3/2 plus 5, that is 13/2 RT, that is 13/2 RT। और ये कितना हो जाएगा? U इक्वल टू U नॉट प्लस दिस इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, 13/2 RT। अगला केस में लेता हूं। अब बाकी 4 एटॉमिक 5 एटॉमिक लीनियर में सब सेम ही है।
बस ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल बदल जाएगी, 3n-5 से निकाल लेना। n क्या है? नंबर ऑफ एटम। अगला केस क्या मैं ले रहा हूं कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, इट इज ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब तो करना सीख ही गए होगे यार। और मैंने किसका केस ले लिया बोलो? SO2 का। किसका केस ले लिया? SO2। SO2 को लीनियर मत मान लेना। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्या आएगा? हाफ 6 मतलब sp2 मतलब बेंट शेप का होगा। दिस इज नॉट एन लीनियर मॉलिक्यूल, SO2 इज एन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। सो SO2 का केस ले लिया। सो अपने पास क्या होगा भैया? 3/2 RT। अब ध्यान रखना रोटेशनल बदल जाएंगी, लीनियर के लिए 2 है, नॉन लीनियर के लिए 3। सो क्या हो जाएगा? 3/2 RT हो जाएगा। ये कितनी आ जाएगी? कैसे निकालते हैं? 3n-6। याद करो, अभी वाइब्रेशनल के लिए आया था, क्या आया था? नॉन लीनियर के लिए 3n-6, n क्या है? 3। सो 3 into 3 9 -6, तो ये 3 हो गया। सो दिस इज 3 RT। ऐड कर दो, ये 3 + 3 6 RT हो जाएगा। सो U इक्वल टू U0 पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 6 RT। क्या ये बात क्लियर है सबको? सब निकाल पाओगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेता है डायरेक्ट, और टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है। शैलेश समझा? यहां तक समझा है? हाँ सर, समझा। भैया वहां जल्दबाजी में बेंजीन को बच्चा लीनियर मान लेता है, लीनियर नहीं मानना। प्लेनार नहीं मैं कह रहा, मैं लीनियर की बात कर रहा हूं। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में लगा होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं एसिटाइलिन बोलता हूं, क्या इसको लीनियर में लोगे? यही सब पूछता है। H, क्या ये लीनियर है? क्या इसको लीनियर लोगे? इज दिस ए लीनियर मॉलिक्यूल? हाँ, इसको लीनियर लेना, ठीक है, वेरी गुड। दिस इज एन लीनियर मॉलिक्यूल। पेपर में ये दे दे, क्या ये लीनियर में लोगे? क्या ये लीनियर कैटेगरी में लोगे? क्या ये लीनियर मॉलिक्यूल है? इसको लीनियर लोगे क्या? इसको लीनियर मत ले लेना, बच्चे इसको लीनियर ले लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। वो प्लेनार है, बट इट इज नॉट लीनियर। इथीन इज नॉट लीनियर, वो प्लेनार है। मैं प्लेनार की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर मॉलिक्यूल्स, मतलब सब सीधी लाइन में होने चाहिए, ठीक है बेटा? वहां पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, कौन लीनियर है कौन नॉन लीनियर है। नेप्थलीन अगर बोल दिया, नेप्थलीन लीनियर लोगे कि नॉन लीनियर लोगे? नेप्थलीन लीनियर लोगे कि नॉन लीनियर लोगे? नेप्थलीन दिया हुआ है एग्जाम में 2017 में। नेप्थलीन को लीनियर लोगे कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर, वेरी गुड। प्लेनार है वो, प्लेनार और लीनियर दो अलग चीजें हैं। चले आगे, आगे चले, आगे चले, बोलो। अब नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना, द वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। मैंने देखा था टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके कंट्रीब्यूशन से बना था? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल। अब मैं कह रहा हूं द वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी is only accounted, मतलब उसको लेना है तभी is accounted only at very high temperatures। लो टेम्परेचर पे नहीं लेना, वो क्वेश्चन तुम्हें बता देगा, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन विल टेल कि वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन लेना है कि नहीं लेना है, क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन बोल देगा आपको कि वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन को काउंट करना है कि नहीं काउंट करना है, क्वेश्चन बताएगा। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, वो कौन बताएगा? क्वेश्चन। वैसे लो टेम्परेचर पे नहीं जोड़ना है, रूम टेम्परेचर या उससे लोअर टेम्परेचर
या कुछ 500 केल्विन तक नहीं जोड़ते। 500 के ऊपर अगर टेम्परेचर दिया, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन बताएगा कि जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, वो क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन बताता है, हमें उसका लोड नहीं लेना है, वो क्वेश्चन बताएगा कि वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन काउंट करना है कि नहीं। वाइब्रेशनल कई बार काउंट करवाएगा क्वेश्चन, कई बार वाइब्रेशनल मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी को ऐड करेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी में, कई बार नहीं करेगा, वो क्वेश्चन बताएगा। ऐड करना है कि नहीं करना है, वो क्वेश्चन बताएगा। बोलो, चले क्वेश्चन करें। सर शायद 50 डिग्रीज पे भी हम लोग कंसिडर करते हैं ना? क्या? शायद 50 डिग्रीज पे भी कंसिडर करते हैं ना हम लोग? नहीं नहीं, 50 डिग्री पे नहीं, और अच्छा, हायर ओके। टेम्परेचर, और हायर पे वो क्वेश्चन बताएगा नचिकेत, उसकी तुमको टेंशन नहीं लेनी है, नहीं तो मार्क्स टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, वो कहेगा वाइब्रेशनल काउंट करो कि नहीं करो। सवाल करें अब प्रीवियस ईयर जैम के, जैम के करवा दे रहा हूं, क्योंकि वही सेम सवाल गेट में भी है। बोलो यार, वो क्वेश्चन बताएगा वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन लेना है कि नहीं लेना है। ट्रांसलेशनल रोटेशनल हर टेम्परेचर पे लेना है, वाइब्रेशनल कई टेम्परेचर पे काउंट किया जाता है और कई पे काउंट नहीं किया जाता। वो क्वेश्चन बताएगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अभी सब समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। एक बात और लिख लो, एक बात और लिखो, एक पर अगर पर मॉलिक्यूल पूछ लिया है तो बता लोगे ना? पर मॉलिक्यूल पूछ लिया है तो बता लोगे। आर की जगह बस के कर देना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आर की जगह बस के कर देना। अब देखो ध्यान से, सीवी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी क्या होता है? बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, सीवी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवीएम क्या होता है? मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब एक मोल की जो स्पेसिफिक हीट है वो मोलार स्पेसिफिक हीट है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है? तुम्हारे पास मान लो n मोल्स है, मान लो सिस्टम में गैस के n मोल्स है, n मोल्स मौजूद है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? सीवी किसके बराबर हो जाएगा? n इंटू सीवीएम। सीवीएम एक मोल की है, टोटल स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो एक मोल की नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सीवीएम। सीवीएम क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है भाई, तो जो हमने अभी तक निकाली है टोटल इंटरनल एनर्जी, जो टोटल इंटरनल एनर्जी निकाली है उस टेबल में वो क्या है? पर मोल है, वो पर मोल है, मतलब एक मोल के लिए है। सो एक मोल में मैंने क्या निकाली है? इंटरनल एनर्जी पर मोल निकाली है। तो मैं सीवीएम किसके बराबर होता है? सीवीएम वो जो पर मोल निकाला है एक मोल के लिए, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी कर दे, ये सीवीएम होता है। फिर एन से मल्टीप्लाई कर दोगे सो सीवी आ जाएगा। सीवीएम कैसे निकालोगे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवीएम है, सीवीएम एम क्या बता रहा है? वो मोलार है, मतलब एक मोल की है, वो स्पेसिफिक हीट एक मोल के लिए है। टोटल सीवी निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन सीवीएम, वो क्या दे देगा? टोटल स्पेसिफिक हीट। बोलो, डेफिनेशन जरूरी नहीं है, निकालना आना चाहिए।
डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो देखो अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, टोटल इंटरनल एनर्जी हर सिस्टम की निकाली थी। पहला केस याद करो, पहला केस क्या था अपने पास, मोनो एटॉमिक गैस। सो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या आई थी बोलो, U नॉट प्लस 3/2 RT ये आई थी। अब मैं CV निकालने जा रहा हूं उस सिस्टम के लिए, 1 मोल के लिए थी ये, दिस इज द टोटल एनर्जी पर मोल। पर मोल ये पहले केस में आई थी जो टेबल में पहला केस बनाया था, पहले केस के लिए ये आया था टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल। तो मतलब मैं क्या करूंगा, अगर इस इंटरनल एनर्जी को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूं, वॉल्यूम को क्या मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, टेम्परेचर के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, वॉल्यूम को क्या मानते हुए, कांस्टेंट। सो ये क्या दे देगा मुझे, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मुझे CV पूछेगा सो मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, CVM से। क्या इतनी बात समझी, CV पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा CVM। CVM को कैसे निकाल रहा हूं, ये पर मोल वाला दिया हुआ है, पर मोल की इंटरनल एनर्जी उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा भैया, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होती नहीं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। अरे हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन तो मालूम होगा, नहीं मालूम है तो इसको जीरो कर देना। पोटेंशियल एनर्जी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो ये हो गया। अब बोलो क्या x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन ऑफ x कैसे करते थे, x की पावर n अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है, d by dx है, मान लो y क्या है, y इक्वल टू x की पावर n है, सो मुझे dy by dx मतलब y को डिफरेंशिएट करना है विद टर्म्स ऑफ x। ये x आ गया, क्या होता था बोलो, n नीचे ऊपर पावर नीचे आ जाती थी और x की पावर n-1 हो जाता था। ये तो बेसिक तो मालूम ही होगा डिफरेंशिएशन का, इतना तो मालूम है, यही एक डिफरेंशिएशन ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना है, यही एक फॉर्मूला ध्यान रखो। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसके अलावा सब लोगों को कांस्टेंट मान लेना है, जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके अलावा सबको क्या मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। सो बोलो क्या आएगा, du by dt एट कांस्टेंट v की वैल्यू कितनी आएगी, CVM की वैल्यू इस केस में क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी का तो डिफरेंशिएशन वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसका डिफरेंशिएशन किया, अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं d by dt, टेम्परेचर के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, किसको, 3/2 RT को। सो कांस्टेंट को तो डिफरेंशिएट करेगा नहीं, बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2 R। डिफरेंशिएट अब किसको करना है, टेम्परेचर वाले टर्म को। सो टेम्परेचर की पावर क्या है, 1। सो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सो t की पावर 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई में आगे इनटू t की पावर 1-1, दैट इज t की पावर 0, t की पावर 0 1 हो गया। सो ये डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 3/2 R। अभी सीख जाओगे, डिफरेंशिएशन भी सिखाना पड़ेगा। 3/2 R, ये 1 मोल का आ गया है, सो क्या हो जाएगा 3/2 R, इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे सो टोटल स्पेसिफिक हीट आ जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टोटल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये आई होती इंटरनल एनर्जी, अगले केस में क्या आई थी, अगले केस में अपने पास U आया था क्या, U0 प्लस 7/2 RT, तो CVM कितना हो जाएगा, धड़ल्ले से T उड़ा देना है, T उड़ा देना है, ये तो 0 हो गया है, 7/2 R, जिसमें एक अपने पास अगर U क्या है, U नॉट, U निकालना सिखा दिया है, 6 RT है, सो क्या हो जाएगा CVM मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6 R। सो इसकी यूनिट भी किस पे डिपेंड करेगी, ऑन यूनिट ऑफ R। ध्यान रखना ये एनर्जी नहीं है, CVM इज नॉट एनर्जी, R की यूनिट क्या होती है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट एनर्जी की यूनिट, ये इंटरनल एनर्जी है। सो क्या होगा 7/2, बोलो R क्या होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इनटू T किसमें होता है, केल्विन, केल्विन और केल्विन इनवर्स कट गया,
सो ये क्या आ रहा है, जूल पर मोल। इसकी यूनिट क्या है, जूल पर मोल। जूल पर मोल मतलब एनर्जी एक मोल की, दिस इज मोलार एनर्जी, एक मोल की एनर्जी। इसकी यूनिट नहीं है, ये एनर्जी नहीं है, इसकी यूनिट क्या है, आर की जगह 6 इंटू 8.314, दिस इज नॉट एनर्जी, दिस इज जूल पर केल्विन पर मोल। मतलब ये क्या बताती है, कितनी एनर्जी चेंज होती है ऑन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1। मतलब ये चेंज ऑफ एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर है, पर केल्विन कितनी एनर्जी चेंज होती है वो है। अरे यूनिट भाई रखो, हर जगह यूनिट रखो, तभी तुमको समझ में आएगा कौन चीज क्या है। यूनिट देख के समझो वो क्या है। क्या बात क्लियर है? सबको यहां तक बात समझ में आई है? चलें आगे, सवाल करते हैं। सवाल ध्यान से सुनेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर ये हमें जवाब देना है। क्वेश्चन है, जैम 2018 1 मार्क नेट। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। द वैल्यू ऑफ CV, the value of CV for 1 मोल, 1 मोल बोल दिया है मतलब N की वैल्यू 1 है, CV निकालना है, N की वैल्यू 1 है। For 1 मोल of N2 gas, for 1 मोल of N2 gas, predicted from the principle of equipartition of energy। आगे लिख दिया है ignoring vibrational contribution is dash, यूनिट पे ध्यान देना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसका मतलब आर की वैल्यू किस में रखोगे, जूल वाली, ठीक है ना भाई। आगे दिया हुआ राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और आर की वैल्यू दी है, आर की यही यूज करनी है 8.3, अगर ये जो दी है वही यूज करना, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। करो बेटा, ठीक है। 20.75, जिसने 20.75 लिख दिया उसे 1 नंबर मिल जाएगा। देखो कुछ नहीं करेंगे, 1 मोल बोल दिया है मतलब N1 हो गया है। सो मैं पहले तो टोटल इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि CV निकालना है तो मुझे क्या करना है, CV किसके बराबर होता है, CVM इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर CV निकालना है तो N से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं CVM निकाल लेता हूं। तो 1 मोल दे दिया है N2 गैस, N2 सुनते ही डाई एटॉमिक गैस इज लीनियर। और क्या दिया है, वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन भूल जाओ। सो ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 मोल के लिए 3/2 RT, ये ट्रांसलेशनल हो गया। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लीनियर मॉलिक्यूल है तो 2 लेना है, और 1 का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हाफ RT, सो 2 का क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय RT। सो क्या आ गया, 5/2 RT। दिस इज, बोलो, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ इसी को क्यों काइनेटिक एनर्जी दिया, उसने बोल दिया है कि वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी में से क्या है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल क्या था 3/2 RT, रोटेशनल क्या था RT, सो 5/2 RT हो गया। सो अपने पास टोटल एनर्जी क्या हो गई, टोटल इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी दैट इज 5/2 RT। अब तुम्हें CV निकालना है, यहां से CVM आ जाएगा क्योंकि 1 मोल का निकाला है। 5/2 R कर लेना अब। सो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो CV आ जाएगा। n 1 है मतलब CV और CVM बराबर ही होंगे, CV और CVM बराबर ही होंगे। 5/2 R। अब ध्यान रखो इसकी यूनिट जूल वाली बतानी है तो R जूल वाला रखो। सो 5/2 into 8.3 दिया है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो 20.75। अगला करें, अगला करें। आर की यूनिट ही बताएगी सीवी की यूनिट। अगला लिख लो। जैम 2017 1 मार्क सिंगल करेक्ट। MCQ the number of normal mode of vibrations, normal mode of vibration in naphthalene। मतलब मोड मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है, ठीक है ना भाई। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। इन नैप्थलीन, इन नैप्थलीन इज, पहला ऑप्शन दिया है 55, बी ऑप्शन दिया है 54, 6 ऑप्शन दिया है 48, डी ऑप्शन दिया है 49 49। नैप्थलीन मालूम है कैसी होती है? नैप्थलीन ब्रिज सिस्टम होता है कि फ्यूज सिस्टम होता है? नैप्थलीन ब्रिज सिस्टम है कि फ्यूज सिस्टम है? फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है कि ब्रिज रिंग सिस्टम है? बोलो। फ्यूज्ड है, वेरी गुड। नैप्थलीन फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड रहती है। तो नंबर ऑफ एटम बोलो। और नैप्थलीन लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा? नैप्थलीन लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा? नॉन लीनियर लेना है। मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेनी है? 3n-6। अगर लीनियर मॉलिक्यूल होता तो 3n-5 लेते। नॉन लीनियर है तो क्या लेना है? 3n-6। कितने एटम कितने हैं भैया? बहुत ध्यान से गिन लेना। यहाँ कोई H नहीं है, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है। जहां फ्यूज हो गया वहां H नहीं है। यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है और यहाँ एक H है। कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C10 हो गया। H कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, H10 H8। सो N कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ एटम 10 और 8 18। सो 3n कितना हो गया? 54 - 6 दैट इज इक्वल टू 48। सबको समझा? अब इसमें से कौन सी स्ट्रेचिंग मोड्स होंगी, कौन सी बेंडिंग मोड होगी, वो सब हम आगे निकालना सीखेंगे फिजिकल स्पेक्ट्रा में। वो निकालना सीखेंगे फिजिकल स्पेक्ट्रा में। ये सवाल समझा सबको? आगे चले, अगला लिखो।
लिखो। जैम 2015 2 मार्क MCQ according to equipartition principle, the predicted high temperature बोल दिया है, मतलब हाई टेम्परेचर बोल दिया है, इसका मतलब वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन लेना है, लो टेम्परेचर पे नहीं लेना है। द प्रिडिक्टेड हाई टेम्परेचर लिमिटिंग value of the molar heat capacity बोल दिया है, मतलब क्या, CVM की वैल्यू, मोलार हीट कैपेसिटी at constant volume of C2H2 is पहला ऑप्शन दिया है 5.5 R, अगला दिया है 6.0 R, सी ऑप्शन दिया है 9.0 R और डी ऑप्शन दिया है 9.5 R। इसको लीनियर लोगे कि नॉन लीनियर लोगे? C2H2 को लीनियर लिया जाएगा या नॉन लीनियर लिया जाएगा? C2H2 को लीनियर लिया जाएगा कि नॉन लीनियर लिया जाएगा? लीनियर लिया जाएगा। वेरी गुड, लीनियर मॉलिक्यूल है। n की वैल्यू क्या लोगे इसमें? n की वैल्यू क्या लोगे C2H2 में? n की वैल्यू 2 मत ले लेना, 4 लेना, 4। वेरी गुड, करो। क्या आया? इक्विपार्टीशन थ्योरम से टोटल एनर्जी निकाल लो, फिर उसे टेम्परेचर के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, तो CVM आ जाएगा, बोलो बेटा क्या आया आंसर? CVM की वैल्यू बतानी है। कुछ बोल दो, इतना समय थोड़ी जाता है। डी, ठीक है, डी जिसने मार्क कर दिया उसे 2 नंबर मिल जाएगा। भैया आपकी बार वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन को मत छोड़ देना, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन को भी काउंट करना है। हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन भी आएगा। क्या हो गया भैया, इतना समय क्यों लग गया? ट्रांसलेशनल एनर्जी कितनी होती है सबके लिए? 3/2 RT। लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, एक के लिए हाफ RT है, पर मोल के लिए निकाल रहा हूं क्योंकि मोलार ही निकालनी है मेरे को, मोलार हीट कैपेसिटी, तो मोल 1 मान लिया है आप लोगों ने। क्या हो जाएगा भैया अपने पास? वो कितना आ जाएगा? रोटेशनल 1 RT, 2 थी, हाफ होती है। अब बस मैं क्या निकाल लूं? वाइब्रेशनल कितनी होगी? वाइब्रेशनल, लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3n-5 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। n कितना हो गया भैया? ध्यान से रखो, 2 2 4, सो 12 - 5 7 है, और एक की कितनी होती है बोलो? RT। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ? 7/RT। टोटल ये UT हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया भैया अपने पास? 8 16 19/2 RT। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी।
टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 19/2 RT। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से T गायब हो जाएगा, T की पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 की 1 - 1 0, T गायब हो जाएगा। सो क्या बच जाएगा 19/2 R, दैट इज CVM। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 19/2 इज 9.5 R। चले आगे, अगला करें, अगला करें, हर साल ही आता है, लिख लो लास्ट, बाकी नहीं करा रहा, लास्ट लिख लो, 2 नंबर का जैम 2014, एक जैम 2019 का, इसके बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हर साल आया है, इसके पीछे वाले नहीं कराऊंगा, सेम ही है, जैम 2014 2 मार्क। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू the equipartition principle of energy, the molar heat capacity at constant volume for CO2 gas, SO2 gas and H2O gas follows the trend। पहला ऑप्शन दिया है CO2 equal to SO2 which is equal to water, बी दिया है CO2 is greater than SO2 which is equal to water, सी ऑप्शन दिया है H2O में सबसे ज्यादा, फिर SO2 which is equal to CO2, डी ऑप्शन दिया है CO2 equal to SO2 greater than water। CVM का ऑर्डर पूछ रहा है, CVM किसका ज्यादा किसका कम, 28 का बी, जिसने बी मार्क कर दिया उसे 2 नंबर मिलेंगे। भैया CO2 और SO2 दो अलग अलग चीजें हैं। SO2 क्या है, SO2 नॉन लीनियर है और CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है। CO2 इज एन लीनियर मॉलिक्यूल whereas SO2 इज एन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। वाटर भी नॉन लीनियर है। बी जिसने मार्क कर दिया उसे 2 नंबर मिलेगा, बी जिसने मार्क कर दिया उसे 2 नंबर मिल जाएगा। आ गया सबका बी आया। अरे देख लो यार, वाटर SO2 दोनों नॉन लीनियर हैं, नंबर ऑफ एटम दोनों में सेम है, ट्राई एटॉमिक है, सो मोलार मास वास का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता इक्विपार्टीशन थ्योरम के हिसाब से, समझे। अरे बोलो यार, वाटर और SO2 का बराबर होगा, CO2 और SO2 का बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक लीनियर और एक नॉन लीनियर है। बोलो आगे चले, अगला सवाल लिखो, थोड़ा ट्रिकी है, जैम 2019 का, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, फिर आप लोग सॉल्व करना। जैम 2019 2 मार्क, बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा। जैम 2019 2 मार्क। क्वेश्चन कहता है द टोटल
number of degree of freedom of an HBr molecule that is constrained to translate along a straight line but does not have any constraint for its rotation and vibration is, पहला ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन इज 5, सी ऑप्शन इज 4 एंड डी ऑप्शन इज 3. लिखो सवाल लिखो, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, लिखो. द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्वेश्चन कहता था द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम for an HBr molecule that is constrained to translate along a straight line but does not have any restriction but does not have any constraint for its rotation and vibration is. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताओ इसका मतलब क्या हुआ? जो HBr मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशन नहीं दिखा रहा, मतलब उसकी कोई ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है. इसका मतलब समझ रहे हो? कंस्ट्रेंट कर दिया गया है ट्रांसलेट करने से स्ट्रेट लाइन में, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेट नहीं करता, मतलब उसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई है. HBr मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई है. इसका मतलब, अरे समझ रहे हो नहीं? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीली कहां मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में. तो कह दिया स्ट्रेट लाइन में चल ही नहीं सकता, ट्रांसलेट नहीं कर सकता, मतलब उसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई है. तो बोलो आंसर कितना आएगा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गई है. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को 0 मान लिया है, हमने रोक दिया ट्रांसलेट करने से. देख लो ऑफिशियल आंसर की में, देखो आंसर क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 जैन 2019. ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया है? ऑफिशियल आंसर की में चेक करो और बताओ. मुर्बक देखो यार, क्वेश्चन नंबर 13 जैन 2019. बोल भाई. सर क्वेश्चन नंबर क्या था? 13. 13 ना? हाँ 13 का आंसर सी है. सी है. क्या सॉल्व करते हो, कुछ आता ही नहीं तुम लोगों को. इधर देखो, इधर देखो, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, लीनियर मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक, तो रोटेशनल 2 हो गई. ट्रांसलेशनल कितनी लेनी है? 0.
रोटेशनल 2 है, रोटेशन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। वाइब्रेशन कितनी है, वाइब्रेशन कुल कितनी होती है भैया, कुल कितनी होती है HBr के लिए, टोटल कितनी होती, 3n होती टोटल। 3n मतलब n कितना हो गया 2, तो टोटल कितनी होती है 6, टोटल कितनी होती 6, यही है ना, टोटल 6 होती, 2 रोटेशनल हो गई है। अब बोलो वाइब्रेशनल कितनी होती है, अगर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, सो अपने पास तब वाइब्रेशनल कितनी होती, ये तो गलत आ रहा है, ये तो 3 आ रहा है, आंसर सही देख रहे हो। हाँ सर, ऑफिशियल आंसर की मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 होगा तो सी ही आंसर। 1313 है ना सर? हाँ 13 है, 13 है, देख लेते हैं। सर हाँ तो ट्रांसलेशन नहीं है तो 3n कैसे आएगा मतलब? 3n तब लेते अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, हाँ तो उसमें हमारे 3 क्या मान रखा है, ट्रांसलेशनल के मान रखे हैं, तो बाकी बचे कितने, 3 बचे, सो वाइब्रेशन का एक ही होना चाहिए था। हाँ सर। थर्टीन ही है भाई, जैम 2019 13। सर लास्ट ईयर इसका सॉल्यूशन कराया था तो क्या बताया था, लास्ट सर ईयर का बच्चा। हाँ? सर ऐसा ऐसे बोल सकते हैं क्या, मतलब कि जैसे कि ट्रांसलेशन है ही नहीं तो -5 नहीं कर सकते, मतलब -2 करना पड़ेगा वहां पे। हाँ तो जैसे -2 हम कर दोगे तो आंसर तुम्हारा 6 आ जाएगा ना, 3 रोटेशन तो 3 2 है। सर फिर आएगा ना, मतलब 3 दूनी 6, 6 में से 2 हो गया, 4 आ जाएगा ना फिर सर। तो वो तो तुम्हारी फिर वो आ जाएंगी ना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल को क्यों छोड़ दे रहे हो। अरे हाँ ये लास्ट ईयर वालों को क्या बताया था मैंने, चलो ये मैं देख के बताता हूँ, आधे घंटे का ब्रेक ले लो फिर उसके बाद मिलते हैं, ये खत्म है टॉपिक, इसको डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, आधे घंटे बाद फिर मिलो, मैं देखता हूँ।